लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम साइकोलॉजी का जो मॉडल पेपर्स को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या फिर अभिधारण। बताइए, किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या अभिवृत्ति कहेंगे उसको, या अभियोग्यता कहेंगे, या अभिरुचि, या फिर अभिधारणा कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे उसको। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभियोग्यता। यानी जो अभियोग्यता है उसी किसी कार्य करने की विशेष क्षमता को कहते हैं। यहाँ पे जो अभिवृत्ति है वो उसको अपन इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसमें सकारात्मक या धनात्मक, आशावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं, उनको अभिवृत्ति के अंदर रखा जाता है। और अभिरुचि की बात करें तो जिसमें कोई व्यक्ति विशेष रुचि रखता है, जैसे पुस्तकालय में जाकर के पढ़ाई करना, या फिर अपन कह सकते हैं महान व्यक्तियों की जीवनियों को पढ़ना, नवीन साहित्य को पढ़ना, और ये आदि जो हैं वो आपके अभिरुचि के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो अभिधारणाएँ जो पहले से ही जो रूढ़िबद्ध धारणा चली आ रही है उसको अपन अभिधारणा कह देते हैं। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ तो अभियोग्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? क्या शिक्षक का पड़ता है, या माता पिता का, या चलचित्रों का, या संगी साथियों का? जो किशोरावस्था है उसमें जो 13 वर्ष से लगभग 19 वर्ष तक की जो आयु है उसमें मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? बताइए, शिक्षक का, माता पिता का, या फिर संगी साथियों का, या फिर चलचित्रों का, यानी टीवी या कंप्यूटर आदि का? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगी साथियों का, क्योंकि यहाँ पर जो किशोरावस्था में बालक है जो अपने नए नए दोस्त बनाने लग जाता है, दोस्तों की संगति में वो ज़्यादा रहने लगता है, इसलिए दोस्त जैसा करते हैं वैसा उसकी में आदत डलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अतः संगी साथियों का जो है व्यवहार मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समाहित होने की क्षमता को क्या कहलाती है? बताइए, कोई जो आपकी क्षमता है जो जल्दी से समायोजन बना लेती है उसको अपन क्या कहेंगे? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने के व समाहित होने की क्षमता को क्या कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, या अभिक्षमता, या फिर सामवेगिक क्षमता? तो इसको अपन कहते हैं सामवेगिक क्षमता, क्योंकि संवेग को जो संबंधित कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, उसको अपन सामवेगिक क्षमता के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। जो कोई निष्ठावान अध्यापक है वो ये अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। कैसे होता है बताइए? कच्चा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। तो आपको पता होगा कि कच्चा के अनुशासन द्वारा, यहाँ से तो कच्चा का अनुशासन तो मतलब नहीं है ज़्यादा, विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा बिल्कुल, और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। तो जहाँ पर ये दोनों और अपन ऑप्शन में मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पहला और से वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, या फिर पढ़ने में रुचि? कौन सा प्रभाव है आपको ये बताना है कि जो कौन सा प्रभाव है जो किशोरावस्था से जो है सम्मिलित नहीं है। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना, क्या सुमेलित नहीं है? तो इस समय जो किशोर अवस्था में बच्चा है वो अध्ययन के प्रति तो गंभीर तो होता है। तर्कपूर्ण विचारों, तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, अधिक सहज नहीं बनाता। एकाग्रता स्मृति अधिक शक्तिप्रद होना, नहीं। पढ़ने में रुचि, बिल्कुल नहीं। कौन सा प्रभाव किशोर अवस्था में से सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो अध्ययन के प्रति वो गंभीर न होना ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित है यहाँ पर, क्योंकि जो किशोरावस्था का बालक है वो पढ़ने में रुचि दिखाता है, एकाग्रता में शक्तिप्रद रहता है, तर्कपूर्ण विचार और तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाने की कोशिश करता है। यानी तर्कपूर्ण किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद तर्कता आ जाती है लोग में। तो अतः यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, के अध्ययन के प्रति वो गंभीर ज़्यादा नहीं होता है। ये कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? तो आपका ये जो व्यवहार है वो आपको सुमेलित नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में, यह अवस्था क्या कहलाती है? तो जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में, तो ये अस्तित्ववादी अवस्था कही जाएगी। यानी कि सेंसरी मोटर में वो अनुभव करता है, ऐसा फील करता है, तो वो सेंसरी मोटर यानी कि जो शिशु सांवेगिक जो दशा है, पहली जो दशा है 0 से 2 वर्ष की, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो संवेगी जो संवेदी ग्राम अवस्था है वही इसका आंसर हो जाएगा, अतः इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का जो काल है ये नहीं होगा, ये जीन पियाजे के द्वारा दी हुई जो अवस्था हैं। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक ही है। अगर बालक ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन? शिक्षक पढ़ाएगा किसे? शिक्षण विधि किस पर लागू किया जाएगी? पाठ्यक्रम किसके लिए होगा? अतः शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो क्या कहलाती है? एक आंतरिक मनोदशा है, जो अंदर की एक मानसिक जो कंडीशन है, दशा है, जो किसी व्यवहार को आरंभ करने बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, वो क्या कहलाती है? वो आपका अभिरुचि, अभिधारणा या फिर अभिवृत्ति या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिप्रेरणा, क्योंकि जो मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, जो व्यक्ति के व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने की ओर जो है प्रवृत्त करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? प्रधानाचार्य, समुदाय, स्वयं शिक्षक या विद्यार्थी? शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो प्रधानाचार्य या समुदाय या विद्यार्थी, किसको समायोजित करेगा वो सबसे पहले? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्वयं शिक्षक। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जो जिम्मेदारी होती है वो स्वयं शिक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? आपको बताना है। स्टेयर या मेक ए ग्रो या फिर गेंडे। आपको हम जो ये परिभाषा हैं बहुत सरल तरीके से एकदम ट्रिक के साथ और लगभग हम 100 या 150 के आसपास जो परिभाषाएं आपको हम बताएंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें, और उस लेक्चर को देखना ना भूलें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये जो कथन कहा था वो कहा था आपके गेने ने। ये किसने कहा था? गेने ने कहा था। चलिए, नेक्स्ट। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में? क्वेश्चन नंबर 11। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? यानी परामर्श जो अपन एक सलाह देते हैं एक दूसरे को, अब वो जो शिक्षण है वो अत्यंत सक्रिय कहाँ होता है? ये किशोरावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? जो अभिक्रमित अधिगम मॉडल है, जो क्रिया प्रसूति का जो सिद्धांत है वो उसके सिद्धांत के प्रवर्तक जो कि स्किनर हैं, और स्किनर को अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर ने संरचनात्मक सिद्धांत दिया था जिनमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। इनएक्टिव, आपको ध्यान हो, आइकॉनिक और सिम्बलिक यहाँ पे बताई थी। तो आपने पूछ रहा है ये कि कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच या फिर ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जो जांच है अब वो ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं आती। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत या फिर प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 14 का आपको बताना है आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनौपचारिक, क्योंकि जो है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत ब्रूनर ने बताया, वर्णनात्मक और प्रमाणित ये तीनों ही ब्रूनर के सिद्धांत थे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जो ब्रूनर के सिद्धांत में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, क्रमशीलता का अभाव। शिक्षण सिद्धांत की अनेक शिक्षण सिद्धांत हैं, उनमें से कौन सी विशेषता है जो नहीं है शिक्षण की? तो आपको बताना है। सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, क्रमशीलता का अभाव। ये इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमशीलता का अभाव, क्योंकि क्रमशीलता का अभाव नहीं होता। क्रमशीलता की जो भाव पाया जाता है उसमें क्रमशीलता पाई जाती है शिक्षण सिद्धांतों में, अतः यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ समायोजित व्यक्ति कौन हैं जो कहलाते हैं? जैसे अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऐसे बालक, ऐसे मनुष्य जो खुद को समायोजित नहीं कर पाते और समस्याओं में घिरे हुए रहते हैं, समस्याओं में बंध जाते हैं और समस्याओं को पार नहीं कर पाते, वो कुछ समायोजित
समायोजित व्यक्तित्व कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? संज्ञानवादी जैसे जीन पियाजे, ब्रूनर आदि ये संज्ञानवादी थे। तो ये कह रहे हैं समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्वलन पर आधारित है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर आधारित है। अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप बता दीजिए, क्या दोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? चिंतन प्रक्रिया जो है होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती जो टाबा हैं उन्होंने अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, यानी कि 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा दत्त अवलोकन। जो श्रीमती टाबा हैं उन्होंने अवधारणा का निर्माण बताया और दत्त व्याख्या बताई और सिद्धांतों का उपयोग भी बताया था, दत्त अवलोकन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित करता है। बालक का जो समाज में व्यवहार होता है वो किसको प्रभावित करता है? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, या फिर पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वो आता है। बालक को सामाजिक व्यवहार प्रभावित करता है, तो यहाँ पर तीनों ही जो तत्व हैं वो बालक को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संस्कृति जिसमें वो जन्म लेता है वो भी प्रभावित करेगी, पर्यावरण भी और आर्थिक स्तर भी आता है। 1 2 3 तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवाद उपागम का उद्गम क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, या दोनों? 2 और 3 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संज्ञानवादी। जो निर्मितवाद है वो संज्ञानवाद पर ही डिपेंड है, संज्ञानवाद पर ही डिपेंड है। निर्मितवाद उपागम जो उद्गम है वो संज्ञानवाद पर ही डिपेंड है। ये कई बार कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले? जो अधिगम विकलांग बच्चे हैं, अधिगम में जो विकलांग हैं वो बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती और वो खुद को थोड़ा नर्वस सा महसूस करते हैं, इसलिए वो निम्न उपलब्धि वाले जो हैं रह जाते हैं। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अधिक्रमित जो अधिगम है वो निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुकूलन, गेस्टल्ट अधिगम सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है वो कुर्ट लेविन का था, क्रियाप्रसूत जो है वो स्किनर का है, गेस्टाल्ट और परंपरागत आपको पता है। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन जो है उसको उसमें से स्किनर ने जो दिया था और उसी में से ये 2-3 प्रकार का जैसे अधिक्रमित हो गया, अधिक्रमित अधिगम यहीं से लिया गया है, इसी से आधारित है क्रियाप्रसूत अनुकूलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं? वंशानुगत, सामाजिक, आर्थिक, संविगात, व्यक्तिगत, पर्यावरण और वंशागत। व्यक्तिगत जो भिन्नता के कारक हैं वो हमेशा पर्यावरण और वंशागत दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? ब्रूनर ने इनेक्टिव यानी अधिनियम बताया, प्रतिभापरकता बताया और सांकेतिकता भी बताया, लेकिन पराधीनता उन्होंने नहीं बताया। अगर इंग्लिश में बात करें तो उन्होंने 3 अवस्था बताई, इनेक्टिव, आइकोनिक और सिम्बलिक। इसमें से अधिनियम, प्रतिभापरकता एंड सांकेतिकता और पराधीनता यहाँ पे इसने नहीं बताया था, ये तीनों ही उसने बताई थी, अतः इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा? ये एक कथन है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है, ये किसने कहा था? आपको बताना है किसने कहा था। क्रो एंड क्रो, बीओ स्मिथ, क्रोनबेक, हिलगार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीओ स्मिथ। हम कम से कम 150 शिक्षण जो कथन हैं उनको विद ट्रिक के साथ बताएंगे और आपको उसी लेक्चर में आपको याद करा देंगे, तो उस लेक्चर को देखना ना भूलें। अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए, संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, फैकल्टी, मनोवैज्ञानिक या प्रतीकवादी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके बताना है। 26 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए, ये संज्ञानवादी में जो है किए गए थे, अतः यहाँ पर संज्ञानवादी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोध करना या फिर कल्पना करना। 27 का जो आंसर आपको देना है। जो अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र जो है वहाँ पे चिंतन करना होता है
और कल्पना करनी होती है, सोचना होता है, तो इसका आंसर अब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव में को जो कुछ भी हो सकते थे उसमें भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किनका है? इंपॉर्टेंट कथन है 28। ये कथन किसका है आपको बताना है। तो वुडवर्थ, किंगस्ले, गेट्स या गार्डनर मर्फी, ये गार्डनर मर्फी का कथन है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे ने दिया था उनके अनुसार एक अनिवार्य कारक कौन सा नहीं है? भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव। तो उसमें जो कहा कि संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है, वो नहीं है आपका संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? दिवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, ये सही है। और ये कहानियाँ कविताएं लिखने में मदद करता है, बिल्कुल। और ये कभी कभी रचनात्मक कार्यों में परिणत हो जाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। ये यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिवासुद स्वप्न है, जो स्वप्न देख रहा है किशोर अवस्था में या कभी भी, तो वो हानिकारक भी हो सकते हैं। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। आज हमने मॉडल पेपर 8 मनोविज्ञान का कर लिया है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह इसको सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।